ऐसा माहौल लग रहा है जैसे कि थर्ड वॉर जो कि एक तरह से शुरू होने वाला है। तो इस तरह के जो कि माहौल बनाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब आपने देखा होगा कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मदुरो को, जो कि अमेरिका के द्वारा मतलब है गिरफ्तार कर लिया गया था सैन्य कार्रवाई के द्वारा। वहीं पर अभी एक और न्यूज़ आ रही थी कि जो क्यूबा है वहाँ पर भी जो कि सैन्य कार्रवाई करवाई जा रही है अमेरिका के द्वारा, या तो एक तरह से कहें तो वहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा। तो ऐसे मतलब माहौल बनाए जा रहे हैं कि विश्व युद्ध जो कि तीसरा हो सकता है। और अभी फिर से एक खबर आ रही है कि जो ईरान में एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा और उसमें भी अमेरिका के जो कि प्रतिक्रिया है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो ईरान में जो कि बढ़ते विरोध प्रदर्शन और आंतरिक जो कि अस्थिरता के बीच में भारत ने क्या किया है कि अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल जो कि एडवाइजरी जारी कर मतलब गैर जरूरी यात्रा को बचने के लिए सलाह दी गई है। मतलब एक तरह से ये है कि ईरान में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। तो इस विरोध प्रदर्शन में क्या है कि भारत के जो भी नागरिक वहाँ पर हैं तो उन नागरिकों को जो कि ये एडवाइस दी जा रही है कि आप है ट्रैवल ना करो। मतलब अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप यात्रा कर सकते हो, वरना आप है ज़रूरी यात्रा ना हो तो जरूर मतलब यात्रा से बचा जाए। और अमेरिका का भी इसी टाइम जो कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका भी इस समय बयान आया है। तो उनका कहना है कि जो वहाँ के शासनकर्ता हैं शासनकर्ता एक सेकेंड, हाँ, शासनकर्ता जो हैं खमीनेई, जो वहाँ के शासनकर्ता है, तो ऐसा उनके ऊपर मतलब बयान आ रहे हैं या एक तरह से जो शासन के खिलाफ जो कि सख्त बयान दे रहे हैं वो भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना है जो कि रेजिम चेंज जैसे संकेत दिख रहे हैं ईरान में। रेजिम चेंज जैसे संकट मतलब एक तरह से सत्ता परिवर्तन जैसी बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। जिससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि तनाव बढ़ रहा है और ईरान के जो कि एक तरह से हालात जो हैं वहाँ के बिगड़ रहे हैं। और जो कि सर्वोच्च नेता जो अयातु आयो अयातुल्लाह जो हैं खमीनेई, वो मतलब ऐसे नैरेटिव एक तरह से कहा जाए या फिर कहा जाए ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि वो रूस की जो राजधानी है मस्को वहाँ पर जो कि जा सकते हैं इस घटना के चलते या अधिक जो कि विरोध प्रदर्शन होगा तो उसके चलते। तो ये घटना जो कि अगर हम बताएं तो ये मध्य पूर्व में अस्थिरता जो कि तेल बाजार की चिंता और भारत के लिए नागरिक सुरक्षा व रणनीति हितों को प्राथमिकता देने की ज़रूरत को और स्पष्ट कर रही है। और अगर इसे देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि तनाव बढ़ा रही है और तीसरे वर्ल्ड वॉर का जो कि एक तरह से संकेत दिया जा रहा है। या फिर इसमें ट्रम्प की जो कि नीति है, क्योंकि अभी हाल ही में वेनेजुएला के साथ और अभी फिर देखा जाए तो वेनेजुएला के बाद में क्यूबा और अब ईरान के साथ में, तो ये सारी सत्ता परिवर्तन होते जा रहे हैं। और एक तरह से जो कि वहाँ के जो राजनेता हैं उनका यूँ मतलब देश छोड़ करके जाना या एक तरह से देश में जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तो इसे आज हम वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो इसमें दो न्यूज़ हैं, जैसे कि इंडियन इशूज़ ट्रैवल एडवाइजर फॉर ईरान आज जो कि सिटीज़न टू एडवाइज नॉन स्टेनेटल जो कि ट्रैवल एमिट प्रोटेस्ट। वहीं पर इंडियन इशू जो कि ईरान एक सेकेंड एडवाइज़र फॉर सिटीज़न एंड या एमिड प्रोटेस्ट एंड ट्रंप जो कि ट्वीट्स अगेंस्ट खमेनेई शासन या एक तरह से ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये हटाऊँ मैं, रेजिम, हाँ रेजिम्स। तो ये न्यूज़ है जो कि इसकी, और इससे हम अब हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम के लिए भी आसान होगा। वहीं पे भारत ने ईरान के लिए यात्रा शला जारी की है। भारत ने क्या किया है कि जो ईरान के लिए एक यात्रा शला जारी की गई है, इसमें जो कि ईरान में जो विरोध प्रदर्शन और भी बहुत सारी जो कि ट्रंप के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, तो इससे चलते क्या किया गया है कि भारत के नागरिकों के लिए अलर्ट किया गया है कि आप को अगर यात्रा करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो आप यात्रा करो, वरना ना करो, ऐसे मतलब एडवाइस दी जा रही। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो इसमें कुछ जो कि न्यूज़ें हैं इसमें ही कवर की गई हैं। अब आगे हम पढ़ करते हैं। सबसे पहले अब हम खबर की बात करते हैं। तो खबर जो कि नॉर्मल यही है कि क्या हुआ है कि ईरान में जो कि लोग क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तो उसमें ना भारत ने ईरान की स्थिति को देख करके क्या किया है कि अपने नागरिकों को जो कि ट्रैवल एडवाइजरी जो कि जारी की है, और इसके द्वारा ये कहा गया है कि अगर नागरिकों को ज़रूरत ना हो ट्रैवल करने की, वो भी ईरान जाने की, तो फिर वो क्या करे कि मतलब है ट्रैवल ना करें, ईरान ना जाएं। तो ऐसे मतलब जो कि सरकार के द्वारा एडवाइस दी गई हैं, और कारण यही है कि जो कि वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और हाल ही में जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जो खमेनेई शासन के खिलाफ कुछ धमकियां दी गई हैं, इसके वजह से। तो वहीं जो कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा भी जो कि इनके शासन को लेकर के धमकियां आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान में जो कि युद्ध हो सकते हैं, गृह युद्ध। तो इस वजह से भारत का सीधा ये मतलब कहना है कि जो नागरिक हैं उनकी जो कि रक्षा करना सबसे पहली बात तो प्राथमिकता है भारत के लिए। तो ये इस वजह से ट्रैवलिंग जो कि एडवाइजरी दी जा रही है, जिससे क्या हो कि नागरिक जो कि वहाँ पर जा कर के फंसे ना, और इस युद्ध में जो कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। वहीं पर जो भारत ने जो ट्रैवल एडवाइजरी है, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें सीधे ये कहा गया है कि जो नागरिक हैं वो अभी जो भारत में या ईरान में जो मौजूद भारतीय नागरिक हैं, वो क्या करें कि अभी कोई ट्रैवल या ना करें, या तो फिर एक तरह से जो स्थानीय प्रशासन निर्देश हैं उनका पालन करें। एक तरह से कहा जाए तो वो दूतावास से जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर ईरान में बना, भारतीय दूतावास, उससे कनेक्टेड रहें और वहाँ पर सूचना देते रहें अगर कोई भी मतलब है प्रतिक्रिया होती है। और जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है उन इलाकों से दूर रहें, या उस प्रदर्शन में वो भाग न लें, और कुछ मतलब ऐसी मतलब योजनाएं बनाएं जिससे कि वो ईरान से बाहर आ सके। तो इस तरह की बातें कही गई हैं, वो भी भारतीय सरकार के द्वारा, कि जो नागरिक हैं उन्हें पहले है सुरक्षा दी जाए। और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर भारत में रह रहा व्यक्ति, अगर उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब है ज़रूरत है, या एक तरह से उसे जाना ही पड़ेगा ईरान में या किसी काम से, तो वो ईरान जा सकता है, वरना है अपनी यात्रा को टाल दिया जाए। तो या ये कहा जा रहा है, और जो दूतावास है उससे निरंतर सलाह लेते हैं या उसके संपर्क में रहें। वहीं पर ईरान में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो अभी हमने वेनेजुएला में देखा, वेनेजुएला और क्यूबा। अब क्या देख रहे हैं ईरान में, अब हम देख रहे हैं ईरान में। तो इन जो तीनों देशों में ये जो एक एक करके हो रहे हैं प्रदर्शन, तो इनका मुख्य कारण क्या है? एक तो महंगाई है, एक तो वहाँ पर जो बेरोजगारी है, जो वहाँ के युवाओं को नौकरी ना मिलना, और आर्थिक संकट है, क्योंकि अभी हमने देखा जो कि वेनेजुएला है वहाँ पर भी आर्थिक संकट आते रहे हैं। और जो क्यूबा है वो तो वेनेजुएला से जो कि जुड़ा हुआ था। तो अगर वेनेजुएला को फ़र्क पड़ता है तो क्यूबा को भी फ़र्क पड़ रहा था, और आर्थिक जो कि कंडीशन वहाँ की बिगड़ चुकी थी। अब ईरान में क्या फ़र्क पड़ रहा था? ईरान में तो ऑयल जो कि तेल भी पाया जाता है, कच्चा तेल है, और भी बहुत सारी गतिविधियाँ ईरान में होती है। तो फिर भी वहाँ पर आर्थिक संकट क्यों है? तो आर्थिक संकट होने का एक कारण है कि पश्चिमी जो देश हैं, क्योंकि जो तीनों देश हैं उनमें यही है पश्चिमी जो कि प्रतिबंध, मतलब पश्चिमी देशों से वो किसी भी तरह का व्यापार, किसी भी तरह की मतलब है जो टूरिज़्म होता है वो ईरान नहीं आ सकते। तो इस तरह से पश्चिमी जो जितने भी देश हैं उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इस वजह से ये आर्थिक संकट और भी ज़्यादा बढ़ता गया है। वहीं पर एक तो आर्थिक संकट बढ़ा है, और पश्चिमी देशों से व्यापार ना होना, तो एक तरह से आर्थिक संकट के कारण क्या हुआ है कि देश की इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है वो भी नहीं बढ़ रही है। और देश में जो अगर कहा जाए तो एक तरह से जो मुद्रा होती है उसका ना आना, तो वहाँ देशों में महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ा देती है। तो वही जो कि जो ईरान है उसके भी साथ में हो रहा है, और साथ ही साथ उनका जो कि सारे मतलब क्षेत्रों में नियंत्रण। अभी मैंने क्यूबा का एग्जांपल दिया, तो क्यूबा में क्या है कि जो भी सरकार है वो क्या करती है, निजी सेक्टर जितने भी मीडिया हो गई या नागरिकों के ऊपर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें मीडिया के द्वारा
सरकार के द्वारा जो कि नियंत्रण किया जाता है। तो मीडिया, नागरिक, हर एक चीज़ जो कि प्रतिबंध सरकार के द्वारा, जो कि क्यूबा सरकार के द्वारा लगाया जाता था वहाँ के नागरिकों के ऊपर। वैसे ही ईरान में भी है, महिलाओं के ऊपर जो कि मतलब है उनकी स्वतंत्रता, एक तरह से नागरिकों की जो भी उनके मौलिक अधिकार हैं, जो कि वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो इस वजह से नागरिकों को जो कि उनके ही अंडर में कार्य करना या उनकी जो नीतियाँ आती थी उन्हें मानना, तो ये इस वजह से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ क्या हुआ है कि युवाओं को जो कि बेरोजगारी, एक तरह से उनको किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। तो क्या है, युवा जो कि उसमें ज़्यादा ही भागीदारी रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा ही बेरोजगार है और इस वजह से युवा जो कि इस प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा है भागीदारी ले रहे हैं। और ये जो कि जो प्रदर्शन है या एक तरह से आंदोलन, ये और ज़्यादा भड़क रहा है। तो ये एक हो गया ईरान में विरोध प्रदर्शन। वहीं ट्रंप की धमकियां क्या हैं? ट्रंप ने धमकियां क्यों दी है? तो ट्रंप का ये कहना है कि ये जो ईरान के मतलब शासनकर्ता हैं, एक तरह से वहाँ के जो नेता हैं अयातुल्ला खमेनेई, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अभी जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति मदुरो हैं, उनको इन्हीं के द्वारा है मतलब गिरफ्तार किया गया है। फिर क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में भी वहाँ पर जो कि जो प्रदर्शन है वो बढ़ाया जा रहा है, अब वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ही द्वारा, अमेरिका की प्रतिक्रिया के द्वारा। तो वहाँ पर वेनेजुएला में अब क्या हो रहा है, ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा रहा है, वो भी ट्रंप के द्वारा। तो ट्रंप जो कि एक तरह से कहा जाए ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ पर क्या है कि रेजिम जो कि चेंज किया जा रहा है, सत्ता परिवर्तन करा रहे हैं और एक तरह से पूरे देश में तनाव का माहौल बना रहे हैं और जो हिंसा है एक तरह मतलब बढ़ाया जा रहा है। और ईरान का जो कि जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे और जो कि कर्रा किया, मतलब है एक तरह से कहा जाए जो प्रतिबंध लगाया गया था उस प्रतिबंध को हटाने की जगह पर और उसे बढ़ाया जा रहा है। और जो कि अमेरिका के द्वारा वो भी जो ईरान है वहाँ पर सैन्य करवाई जा रही है, क्योंकि अभी ये सैन्य कार्रवाई वेनेजुएला में हुई थी तो वहाँ के राष्ट्रपति को जो कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के द्वारा पकड़ा गया था, तो उसी तरह ईरान के साथ में भी किया जा रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 3 देश जो कि इस मतलब है नैरेटिव से जो कि परेशान हो रहे हैं, या एक तरह से प्रदर्शन, वहाँ की जनता है परेशान हो रही, प्रदर्शन कर रही है। तो इससे ये ना देश जो है ना एक तरह से आर्थिक तौर से और भी मतलब इनको हानि पहुँच रही है। वहीं पर भारत की इसमें चिंता क्या बढ़ी है, क्योंकि भारत के जो कि बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में क्या करते हैं कि व्यापार करने, एक तरह से जॉब करने, ये सारी चीज़ें करने जाते हैं। तो भारत के जो नागरिक हैं, कुछ वहाँ पर छात्र मतलब नागरिक में छात्र हो गए, व्यापार करने वाले हो गए और भी जो कि अन्य सेक्टर के लोग जो कि जाया करते हैं ईरान में। तो वहाँ पर क्या है कि जो नागरिक है वो फंसे हुए हैं। तो एक तो भारत को ये मतलब परेशानी है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो फंसे हुए हैं। दूसरा क्या है कि उनके साथ में जो व्यापार और समुद्री क्षेत्र से जुड़े जो कि लोग थे, एक तरह से व्यापार हुआ करता था और दोनों की सेनाओं के बीच में जो कि रणनीतिक संबंध थे। तो इस तरह दोनों देशों के बीच में संबंध भी जो कि बहुत अच्छे थे। अब क्या होगा कि अगर ये मतलब जो विरोध प्रदर्शन बढ़ता है तो क्या होगा कि व्यापार भी कम होगा, समुद्री क्षेत्र से जो कि जुड़े भी नहीं रहेंगे और जो भारत के जो नागरिक हैं उन पर भी जो कि फ़र्क देखने को पड़ सकता है। तो नागरिकों की सुरक्षा जो कि खतरे में देखी जा रही है और नागरिकों को ये मतलब बताया जा रहा है कि आप ना दूतावास से जुड़े रहो और अगर आपसे हो सके तो आप वहाँ से तुरंत निकलने की कोशिश करो। तो इस तरह के जो कि भारत कुछ मदद भी कर रहा है और है भारत की चिंता इसी से बड़ी है कि वहाँ के जो ईरान में है जो भारत के नागरिक फंसे हुए हैं इस तरह। और एक तरह देखा जाए तो व्यापार, जो ईरान से कच्चा तेल लिया जाता है और अन्य व्यापार जो कि भारत का बहुत सारी चीज़ें निर्यात की जाती हैं ईरान में, तो ये व्यापार भी संबंध में भारत को नुकसान पहुंच सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो ट्रैवल एडवाइजरी ये क्यों जारी की गई थी, मतलब अगर प्रदर्शन हो रहा है तो ट्रैवल जो एडवाइजरी है इसका क्या महत्व हो सकता है। तो इसमें अगर विरोध जो प्रदर्शन हो रहा है ये तेज होगा और व्यापक होगा और अगर युद्ध की नीतियां बढ़ती हैं, एक तरह से युद्ध होता है तो वहाँ के लोगों को बचाया जा सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि वहाँ पर ना जाएंगे। तो मतलब क्या होगा कि भारत के जो नागरिक हैं वो वहाँ पर जो कि
जो मतलब वहाँ जाने वाले नागरिक हैं वो बच जाएंगे। और एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि जो ट्रम्प का बयानबाजी है, इससे क्या हो रहा है कि और ज़्यादा मतलब वहाँ पर सैन्य कार्रवाई हो रही है, सैन्य टकराव हो रहे हैं। एक तरह से प्रतिबंध भी जो कि सख्त किए जा रहे हैं, वो भी ईरान के, वो भी पश्चिमी देशों की तरफ से। और ये देखा जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई होती है और अगर युद्ध होता है दोनों देशों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो कि सिचुएशन जो कि अनकंट्रोल हो सकती है। तो इस वजह से भारत ने ये ट्रैवल एडवाइजरी जो कि जारी की है कि भारत जो कि अपने नागरिकों को वहाँ से बचा सके। और जो खमेनेई जो कि शासन है, इस पर भी दबाव बनाया जा रहा है, तो इसके द्वारा जो कि भारत के नागरिकों पर भी असर देखने को पड़ सकता है। वहीं भारत पहले भी इस चीज़ के मतलब है जो क्या बोलते हैं, ट्रैवल जो एडवाइजरी है, इसे जारी कर चुका है। अभी हाल ही में किसका युद्ध हो रहा था, इजराइल हो रहा था, इजराइल का युद्ध, इजराइल और गाज़ा का युद्ध, क्या हो रहा था, गाज़ा का युद्ध। तो इसमें भी भारत ने है जो ट्रैवल एडवाइजरी जो कि जारी की थी। फिर यूक्रेन और रूस के बीच में, और अभी जो कि सूडान में हो रहा था नरसंहार, तो सूडान में भी यही चीज़ किया गया है। तो भारत के लोगों को वहाँ से जो कि बचाया गया है। ऐसे मामलों में क्या करता है कि भारत जो कि एडवाइजरी जो कि जारी कर देता है, इसके तहत जो कि भारत क्या करता है कि लोगों को सचेत कर देता है कि आपको और सलाह देता है कि आप जो कि अन्य देशों में इस समय ना जाएं और वहाँ पर जाने से आपको खतरा हो सकता है। तो इस तरह के एडवाइजरी से बहुत ज़्यादा भारत को फ़ायदा भी होता है। भारत की नीति क्या है, तो प्रिवेंटिव जो कि डिप्लोमेसी है। तो प्रिवेंटिव जो कि डिप्लोमेसी, एक तरह से भारत क्या चाहता है कि किसी संकट के हिंसक रूप लेने से पहले ही, मतलब अगर ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वो हिंसा में बढ़ जाए, एक तरह से युद्ध होना शुरू हो जाए, तो उससे पहले ही क्या करे कि भारत कोई ना कोई कदम उठा ले, भारत क्या करे, कोई ना कोई कदम उठा ले और उस मतलब स्थिति को नियंत्रित करके अपने नागरिकों को बचा सके। तो भारत की सीधी नीति है यही कि लोगों को बचाया जा सके। अगर वो हिंसक हो रही है, मतलब एक तरह से संकट जो कि हिंसा में परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें नागरिकों को बचाना जो कि सबसे प्राथमिक माना जा रहा है। तो इस वजह से भारत इन सारी नीतियों को अपना रहा है। फिर इसमें खमीनेई की भूमिका क्यों अहम है, तो इसमें जो कि वहाँ के ये मतलब ईरान के जो कि ये सर्वोच्च नेता हैं, इनके बहुत सारे नियंत्रण हैं, एक तरह से असली सत्ता का केंद्र यही माने जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें, जो पहले राजतंत्र जैसी व्यवस्था होती थी, उसमें क्या होता था कि राजा ही मुखिया होता था। उसी तरह से जो खमेनेई है, यही मतलब है असल नेता या एक तरह से सर्वोच्च नेता है। इनके नियंत्रण में बहुत सारी संस्थाएं जैसे कार्य करती हैं। अगर हम बात करें, जैसे सेना हो गई और न्यायपालिका हो गई, क्योंकि जहाँ पर देखा जाए तो न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है, परंतु यहाँ पर जो कि न्यायपालिका भी मतलब इन्हीं के अंडर में है। मीडिया भी इन्हीं के अंडर में है, मीडिया हो गई और धर्म हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि इन्हीं के अंडर में है। एक तरह से ये सर्वोच्च नेता माने जाते हैं, मुखिया माने जाते हैं एक तरह से देश के, कि इन्हीं के अंडर में पूरा सिस्टम जो कि चलता है। अगर इन्हें कुछ होता है या इन पर जो कि कोई फ़र्क पड़ता है, तो अगर हम कहें तो जो खमेनेई है, तो उनके पास में पूरी तरह से सत्ता और एक तरह से पूरा सिस्टम उन्हीं पर डिपेंड है। अगर उन्हें मतलब कुछ होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो पूरा सिस्टम जो कि देश का हिल जाएगा। और एक तरह से कहा जाए, ईरान को बहुत सारी मतलब आर्थिक कंडीशन और भी झेलने को पड़ सकती हैं। फिर आगे हम बात करते हैं जो रेजिम चेंज नैरेटिव, इसका क्या संकेत है, क्योंकि ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है। इस नैरेटिव के तहत इसका मतलब ये होता है कि मतलब सत्ता परिवर्तन, एक तरह से मान सकते हो कि किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन। तो ये नैरेटिव जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चलाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जिस तरह से देश की स्थिति है, तो जो खमेनेई का जो शासन है वो ढह जाएगा। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि जो अयातुल्ला जो खमेनेई है, उनका जो कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। एक तरह से उनकी सरकार गिर सकती है और अन्य जो कि वहाँ पर कोई अन्य मतलब शासन कर सकता है। इस तरह से जो कि बात की जा रही है। तो रेजिम जो कि चेंज नैरेटिव जो कि चलाया जा रहा है, इसमें ट्रंप का यही बयान है कि जो ईरान में सत्ता है, ये परिवर्तित हो सकती है। आप्रत्यक्ष धमकी दी जा रही है ट्रंप के द्वारा, क्योंकि अभी तो वेनेजुएला में जो कि यही धमकी दी जा रही थी, क्यूबा में यही धमकी दी जा रही थी।
अब ईरान में भी यही धमकी दी जा रही है। बड़ी नीति लागू मतलब हो चुकी है एक तरह से, या मतलब नीति पहले भी लागू हो चुकी है। मतलब ये जो ट्रम्प के द्वारा कहा जा रहा है कि जो रेजिमिंग चेंज नैरेटिव है, ये पहले भी बहुत सारे देशों में इन्होंने किया, जैसे इराक हो गया, लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, वेनेजुएला हो गया और क्यूबा हो गया। अब ईरान की बारी है। ईरान को लेकर के अमेरिका को क्या डर है? तो मतलब अमेरिका इस तरह के बयान क्यों देता है? तो अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि ईरान जो कि परमाणु बम बनाना चाहता था, तो अमेरिका ने इस चीज़ के लिए रोका था। बाकी अन्य किसी देशों ने नहीं रोका था, बस अमेरिका के द्वारा ये रोक लगाई गई थी। तो अमेरिका को डर ये है कि अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार आ जाता है, तो क्या होगा कि अमेरिका को उसके मतलब एक तरह से अंडर में आकर के कार्य करना होगा, या फिर एक तरह से उससे लड़ नहीं सकता एक तरह से अमेरिका। तो अमेरिका को एक तो ये डर है कि परमाणु अगर हथियार उसके पास में आ जाता है, तो अमेरिका के सामने एक और शक्ति जो कि उभर सकती है। वहीं पर ये देखा जा रहा है कि अमेरिका को ये भी डर है कि अमेरिका जो कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो क्या ईसाई धर्म को मानते हैं, और ना ज़्यादातर नैरेटिव जो कि इस्लाम धर्म के ऊपर चलाया जाता है। तो जो ईरान है वहाँ पर तो पूरा इस्लाम ही मतलब इस्लामिक कंट्री है और पूर्ण रूप से वहाँ पर इस्लाम चलता है। तो जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प है, उनको ये लगता है कि पूरे देश में जो कि शिया का प्रभाव हो सकता है, इनका विस्तार हो सकता है, तो इस वजह से इनको इस सारी चीज़ों का डर है। वहीं पे ईरान है, एक मजबूत शक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये मध्य पूर्व में एक पावर बैलेंस का केंद्र है। मतलब एक तरह से ये बहुत ही पावरफुल देश है, और अगर इस देश में इस तरह के कंडीशन लाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे वो जो कि राजनीतिक मतलब माना जा सकता है कि राजनीतिक तौर से इसे गिराया जा रहा है। एक चाल मान सकते हैं जो कि चली जा रही है कि देश को, या देश में जो कि रेजिम नैरेटिव जो कि चलाया जाए, या रेजिम जो कि रेजिम जो कि चेंज जैसे नैरेटिव चलाए जाए, जिससे क्या हो कि देश कमज़ोर होता जाए और देश पर जो कि नियंत्रण कर पाना आसान हो जाए। वहीं पर जो कि रिफ्यूज़ जो कि क्राइसिस और भारत की चिंताएं इसमें क्या हैं, तो जो कि रिफ्यूज़ जो कि क्राइसिस में अगर हम बात करें, तो भारत का ये चिंता है कि ये जो ईरान है, इसके साथ में जो व्यापार होता है, तो ये थोड़ा-सा मतलब अच्छा नहीं हो सकता लंबे समय तक। कुल वहाँ के जो भारत के जो नागरिक हैं, वो भी फँसे रह सकते हैं। तो ऐसा वहीं पर ईरान में क्या हो रहा है कि जो रिफ्यूज़ी जो कि क्राइसिस है, तो उसके तहत क्या हो रहा है कि ईरान से जो नागरिक हैं, वो पलायन कर रहे हैं। पलायन करके अन्य देशों में जा कर के रह रहे हैं, तो पड़ोसी देश उनसे प्रभावित होंगे, क्योंकि ये तो एक अवैध प्रवासी हो सकता है। तो इससे मतलब अन्य देशों को परेशानियां हो सकती हैं। और वहीं पर भारत की समस्या यही है नागरिकों से जुड़ी हुई, कि जो भारत की जो बाहरी देशों से अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो उसमें जो कि अगर ईरान के साथ में मतलब ऐसा होता है, और भारत के वहाँ पर जो छात्र रह रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, या एक तरह से जो वहाँ पर मजदूरी करते हैं, तो वो तो असुरक्षित रह जाएंगे, उन्हें तो कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग जो कि बेरोजगार भी हो सकते हैं, और बहुत सारे जो कि मतलब नागरिक फँस सकते हैं। तो भारत को ये मतलब चिंता हो सकती है, और एक तरह से जो ईरान है वहाँ पर भी जो पलायन हो रहा है, तो ईरान के जो एक तरह से जो सत्ता दल, या एक तरह से हम कहें जो नेता हैं, उनको भी मतलब इस समस्या का सामना करने पड़ सकता है। अब भारत को नागरिकों की जो कि सबसे ज़्यादा है चिंता है, तो भारत ने कुछ ऑपरेशन भी चलाए हैं, जो कि इवाक्यूएशंस ऑपरेशन। इसमें क्या होगा कि नागरिकों को सुरक्षित जो कि देश जो कि लेकर के आया जाएगा। उससे पहले भी भारत ने बहुत सारे देशों में इस तरह के मतलब अभियान चलाए, क्योंकि अभी हाल ही में ये भी देखा गया है कि जो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो उसमें भारत ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए। जैसे अब अभी हम बात करें जो यूक्रेन है, वहाँ पर ऑपरेशन गंगा चलाया गया। गाज़ा में जो कि चलाया गया था ऑपरेशन, शायद सुमित्रा शायद नाम से चलाया गया था। और इस तरह के ऑपरेशन जो कि चलाए जाते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों को बचाया जाता है।
या सुरक्षित देश में लाया जाता है। अब ईरान के नागरिकों जो कि मस्को पलायन की बात करें तो ईरान के नागरिक क्या कर रहे हैं कि मस्को की तरफ जो कि पलायन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो रूस और जो ईरान के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे। एक तो दोनों देशों को पश्चिमी देशों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। एक तो ये एक दोनों देशों के बीच में जो एक तरह से जो संबंध हैं वो अच्छे बनते जा रहे हैं। दूसरा तो कि दोनों देश पश्चिम जो प्रतिबंध लगाए गए इसके लिए युद्ध करते हैं या एक तरह से जो कि विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो इसमें दोनों देश जो कि एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो दोनों देशों की अगर हम बात करें तो दोनों देशों जो कि संकटग्रस्त मतलब दोनों देशों के बीच में रणनीति संबंध हर एक संबंध जो कि पूर्ण रूप से अच्छे हैं। तो इन दोनों देशों के बीच में रणनीति जो कि साझेदारी पश्चिम विरोध जो कि धारणा दोनों देशों के बीच में है। और रूस पहले भी क्या किया है कि जो संकटग्रस्त नेता होते हैं उन्हें अपने देश में शरण देता है। और इससे क्या होगा कि जो खमेनेई हैं वो भी मस्को जो कि जा सकते हैं, जो मतलब अगर पश्चिम देश के ज़्यादा दबाव पड़ता है और अगर सत्ता परिवर्तन होता है, पश्चिमी दबाव से अपेक्षाकृत सुरक्षा भी प्राप्त हो जाती है। और रसिया जो कि पॉलिटिकल सेफ हेवन जो कि नैरेटिव इसे भी चलाया जाता है। अब अगर हम बात करें रूस ईरान संबंधों की पृष्ठभूमि, तो जो मैंने अभी बताया कि जो सीरिया युद्ध में जो कि साझेदारी दोनों देशों ने निभाई थी और जो कि पश्चिमी देशों के बीच में जो प्रतिबंध लगाया गया था पश्चिमी देशों के द्वारा, तो उसके खिलाफ जो कि प्रदर्शन करते दोनों देश जो कि पश्चिमी देशों से प्रतिबंध किए गए हैं। तो इस वजह से दोनों देशों के बीच में रणनीति बनती है। वहीं पर दोनों देश जो कि ऊर्जा और हथियार के लिए मतलब है ट्रेड्स किया करते हैं। और दोनों देश क्या करते हैं, अमेरिका का प्रतिरोध किया करते हैं, क्योंकि दोनों देशों को पश्चिमी देशों के द्वारा मतलब प्रतिबंधित किया गया है, एक तरह से प्रतिबंध मतलब लगाया गया है। तो क्या हुआ है कि दोनों देश मिल करके या अमेरिका का जो कि विरोध किया करते हैं और स्पेशली जो कि डोनाल्ड ट्रंप का विरोध होता है। अब ईरान सरकार का आधिकारिक रुख क्या है इसमें, तो ईरान सरकार का सीधा ये मतलब कहना है कि ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा या किस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध किए जा रहे हैं, तो इसमें सरकार ने सीधे कहा है कि ये एक प्रोपोगेंडा है जो कि रिपोर्ट में या एक पश्चिमी रिपोर्टों के द्वारा आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो कही गई बात है ये भी पूर्ण रूप से सच नहीं है। विदेशी साजिश का आरोप उन्होंने बताया कि ये पूर्ण रूप से जो कि डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया गया है। और सरकार ने ये भी दावा किया कि जो हालत वो नियंत्रण में है और कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं है जिससे कि सत्ता परिवर्तन हो सके और नागरिक जो कि देश छोड़ करके जा सके। तो इसे प्रोपोगेंडा का नाम देते हुए जो ईरान की सरकार है उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी देश में नहीं हो रहा है। वहीं पर ईरान की आंतरिक सुरक्षा स्थिति की बात करें तो इस समय जो कि दोनों मतलब ईरान में जो कि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इस प्रदर्शन में जो कि सुरक्षा बलों के द्वारा तैनाती की जा रही है और इंटरनेशनल और सोशल मीडिया के द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है ईरान देश पर कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या क्या नियंत्रण किया जा रहा है या किस तरह के मतलब है कार्यों पर विरोध प्रदर्शन वहाँ के युवा कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो कि सोशल मीडिया के द्वारा ईरान पर पूर्ण रूप से नज़र रखी जा रही है, उसकी हर एक खबर को जो कि इंटरनेशनल या हर एक देश में पहुंचाई जा रही है। वहीं कई शहरों में जो कि कर्फ्यू भी लगाया गया क्योंकि अधिक मतलब प्रदर्शन हो रहा था और हालत को भी सुधारा गया है। और सार्वजनिक जो कि सभाओं को भी रोक दिया गया है, कुछ सरकारी जो कि गतिविधियां होती हैं उन्हें भी रोका गया है। और विदेशी ताकतें अस्थिरता फैल रही है क्योंकि विदेशी ताकतें में डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनके द्वारा जो कि नैरेटिव चलाया जा रहा है और अन्य देशों के द्वारा जो कि नैरेटिव चलाया जा रहा है, तो इससे और भी जो कि ईरान में जो कि हिंसा बढ़ रही है। और यह नैरेटिव पहले भी ईरान में इस्तेमाल किया जा चुका है क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो नैरेटिव चल रहा है कि जो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नैरेटिव है ये पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चलाए गए हैं। फिर अगर हम बात करें धार्मिक नेतृत्व बनाम जो कि युवा आबादी की बात करें तो ईरान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पर जो कि जो कि मतलब सत्ता में है और एक तरह से धार्मिक नेतृत्व उनका सबसे पहले रहता है। आबादी की बात करें तो युवा आबादी में अगर हम बात करें तो युवा क्या है कि ज़्यादातर युवा को बेरोजगारी का सामना, दूसरा तो शहरों में महंगाई, तीसरा तो डिजिटल इसकी कमी,
तो ये जो कि आबादी को प्राप्त नहीं हो पा रहा, ना ही मतलब रोज़गार प्राप्त हो रहा है, ना ही मतलब सस्ती सामग्रियाँ प्राप्त हो रही हैं, ना ही मतलब डिजिटल प्राप्त या एक तरह से प्रौद्योगिकी प्राप्त हो रही है। और पीढ़ियों के बीच में टकराव भी चल रहा है, क्योंकि जो परंपरा और आधुनिकता को लेकर के, क्योंकि इस्लामिक देश है और इस्लाम में जो कि बहुत सारे मतलब प्रतिबंध भी लगे होते हैं ऐसे। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि पुराने लोग क्या होते हैं कि अगर किसी भी धर्म में देखा जाए तो प्रतिबंध रहता है पुराने समय में, तो वहाँ पर भी जो कि पुराने समय की जो परंपराएं हैं उन्हें जो आधुनिक युवा है वो नहीं मान रहे। तो दोनों जो कि पीढ़ियों के बीच में टकराव देखने को मिल रहे हैं, और टकराव में यही है कि कुछ लोग परंपरा, जो बूढ़े लोग हैं वो परंपरा की बात करें, और जो युवा है वो आधुनिकता की बीच बात कर रहे हैं। तो इससे और विरोध बढ़ता जा रहा है, और विरोध की जड़ यही बन चुकी है कि कुछ लोग आधुनिकता चाहते हैं तो कुछ लोग परंपरा चाहते हैं। अब भारत के छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ईरान में बहुत बड़ी संख्या में जो कि भारत के लोग जाते हैं, वो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो भारत के जो कि कई सेक्टर हैं, तो उसमें से अगर हम बात करें तो सेवा सेक्टर में जो कि बाहर जो कि ज़्यादा जाया जाता है। जो भारत के जो भी नागरिक हैं वो ज़्यादातर सेवा सेक्टर में ही गए हैं। तो भारत के जो जो मतलब है छात्र हैं वो मेडिकल के लिए जो कि जाया करते बड़ी संख्या में। और यूनिवर्सिटी, अगर ये जो प्रतिरोध हो रहा है, एक तरह से विरोध हो रहा है, प्रदर्शन, इसमें यूनिवर्सिटी जो कि बंद हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो कि शिफ्ट कर दी गई हैं, जिससे क्या होगा कि मतलब उस तरह से शिक्षा जो कि ग्रहण नहीं हो सकती है। तो जो यूनिवर्सिटी है इसके बंद होने से जो कि छात्रों को समस्याएं उत्पन्न हो सकती, परंतु ऑनलाइन क्लास शिफ्ट होने से तो इससे थोड़ा सा मतलब राहत मिल सकती है। यात्रा प्रतिबंध किया गया है कि यात्रा बंद कर दी गई कि ना नागरिक आ सकते हैं, ना मतलब नागरिक जा सकते हैं। तो इससे छात्रों को जो कि भारत में बुलाया नहीं जा सकता है। और भारत सरकार के द्वारा एक जो कि एक मतलब है ऑपरेशन चलाया गया, उसके तहत क्या है कि डेटा कनेक्शन की बात की गई है। उसके तहत जो व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, इमरजेंसी हेल्पलाइन जो कि एक्टिव रहेगा, और उसके तहत वो लोग मतलब है हेल्प ले सकते हैं कोई भी अगर समस्या आने पर। तो छात्र के प्रभावों की बात कर चुके हैं। तो अब ईरान भारत के संबंधों के बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड में आप देखोगे तो एक परियोजना चलाई गई थी जो कि चाबहार जो कि परियोजना है। इसके तहत अगर हम बात करें तो ये जो परियोजना है, ये परियोजना एक तरह की मान सकते हो कि ये रणनीतिक और परियोजना बनाई गई थी। जो चाबहार पर जो कि पोर्ट परियोजना है, तो ये मतलब है रणनीति परियोजना के मतलब परियोजना है, और जो भारत को अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाता है। मतलब ये एक पोर्ट है जिसके तहत क्या होता है कि ये बंदरगाह है, इंग्लिश में बंदरगाह है। तो इसके तहत क्या होता है कि अफ़गानिस्तान और जो मध्य एशिया है, इन सारे देशों से जो कि भारत है उन देशों तक कुल पहुंचता है, और पाकिस्तान के बाईपास से मतलब कट होकर के जो कि जाता है। तो इससे क्या होता है कि पाकिस्तान से जो कि ना मिलते हुए अफ़गानिस्तान से होते हुए ईरान तक कुल पहुंच जाता है। तो ये एक परियोजना चलाई गई थी, एक तरह से बंदरगाह बनाया गया था। और इससे क्या होता है, ऊर्जा और तेल आयात होता है, क्योंकि जो ईरान के द्वारा ऊर्जा और तेल जो कि भारत के द्वारा आयात किया जाता है। वहीं क्षेत्रीय स्थिरता में ईरान की भूमिका जो कि देखने को मिल सकती है। और भारत की नीति की बात करें तो नॉन एलिजेंट और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो कि इसके तहत भारत की कुछ नीतियां हैं। इस नीतियों के तहत भारत क्या करेगी कि जो ईरान देश के साथ में जो कि अच्छे रणनीति संबंध बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्तर पर जो कि ईरान की सहायता करेगा। तो ऐसे कुछ नीतियां भी बनाई जाएंगी। अब क्या ईरान दूसरा वेनेजुएला बन सकता है? तो वेनेजुएला में जो कि अभी सत्ता परिवर्तन किया गया है कि, और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी क्यूबा हो गई, वेनेजुएला हो गई, यहाँ पर आर्थिक कंडीशन और विरोध प्रदर्शन हुआ है, इस वजह से क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तन होती जा रही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी समानता को लेकर के प्रतिबंध लगे हैं, क्योंकि दोनों देशों जो वेनेजुएला है और जो क्यूबा है, इन दोनों देशों के बीच में क्या है कि जो
प्रतिबंध लगाया गया था पश्चिमी देशों के द्वारा। तो एक तो सारी जो कि कंडीशन दोनों देशों की सेम है। अगर आर्थिक संकट की बात करें तो तीनों देशों के बीच में, वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान के बीच में प्रतिबंध की बात करें, समानता की बात करें और सरकार विरोधी आंदोलन की बात करें, तो तीनों देशों में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अंतर क्या है कि ईरान की सैन्य और क्षेत्रीय ताकत अधिक है, क्योंकि क्यूबा एक छोटा सा क्षेत्र का देश है, वेनेजुएला एक छोटा सा क्षेत्र का देश है, परंतु ईरान क्या है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इसमें जो सैन्य और क्षेत्रीय ताकत इसकी बहुत ज़्यादा अधिक है। हालांकि अगर हम बात करें वेनेजुएला और क्यूबा से, जो कि बहुत ज़्यादा अधिक है, तो इस वजह से इन पर जो कि इफेक्ट जो कि बहुत कम पड़ सकता है, और जो कि रेजिम चेंज जो कि इतनी आसानी से नहीं हो सकता है जितना आसानी से वेनेजुएला और क्यूबा में हो गया है। परंतु हाँ, बन सकता है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो दूसरा वेनेजुएला ईरान बन सकता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेप की बात करें तो मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ सकती है, क्योंकि मध्य पूर्व में मतलब ईरान का देश है और वहाँ की जो कि ये मुख्य ताकत है, और अगर वहाँ पर कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो तनाव बढ़ सकता है देशों के द्वारा। अमेरिका बनाम ईरान की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि वैश्विक जो तेल कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। अगर ईरान के साथ में संबंध या एक तरह से ईरान जो कि संकट में आता है, तो जो तेल है की कीमतें हैं ये बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान भी जो कि तेल को सप्लाई करता है। वहीं पर शरणार्थी संकट की संभावना बढ़ सकती है देशों में। जो ईरान के लोग हैं वो ना दूसरे देशों में पलायन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो दूसरे देशों में शरणार्थी जो संकट है इसकी जो कि आशंका देखी जा रही है, और भारत सहित कई देशों की ट्रैवल एडवाइजरी है ये जारी की जा रही है। इससे मतलब है जो लोग हैं या नागरिक हैं जिन जिन देशों के, वो ईरान नहीं जा सकेंगे। तो इस तरह से ये प्रतिबंध है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेप है, और इस तरह से बहुत सारी समस्याएं जो कि झेलनी पड़ सकती हैं देश को। अगर कोई देश जो कि मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्रॉब्लम या एक संकट में है, तो हर एक देश जो कि इसका जो कनेक्शन है, तो हर एक देश को जो कि समस्या देखने को पड़ सकती है। एक तो सप्लाई चेन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो कि सभी देशों की सप्लाई चेन जुड़ी हुई है, और इस तरह से सभी देश जो कि एक दूसरे से व्यापार करते हैं। अगर एक की भी सप्लाई चेन टूटती है तो सभी देशों को जो कि इस चीज़ का मतलब संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब हम तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा ही है। ईरान जो कि बड़ा तेल उत्पादक भी माना जाता है, और यहाँ पर बहुत अधिक तेल है। ये बहुत देशों में बहुत सारे देश जो कि इससे तेल आयात कराते हैं, और अगर हम बात करें अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमत भी बढ़ जाएंगी। वहीं पर भारत में आयात लागत जो कि और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो भारत जो तेल लेता है ईरान से, तो उससे क्या होगा कि आयात और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तेल कीमत बढ़ेगी तो जो आयात के द्वारा जो मुद्रा दी जाती है वो भी बढ़ेगी ना। तो इस वजह से आयात लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो तेल 10 रुपये में खरीदता, मतलब 10 रुपये में रियल में नहीं खरीदता है, पर ऐसे अंदाज़ा लगा दो कि अगर 20 ही रुपये में खरीदता है, हाँ तो 20 रुपये में खरीदता है, तो अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो 40 रुपये में खरीदना पड़ेगा। तो इससे क्या होगी कि आयात लागत बढ़ गई है। वहीं पर भारत पहले भी रूस यूक्रेन के युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। रूस से जो कि तेल लिया करता था, तो वो थोड़ा सा अब जो कि महंगा हो गया था, तो इस वजह से भारत को आयात लागत बढ़ानी पड़ी थी। और फिर रूस यूक्रेन से जो कि भारत अभी प्रभावित हुआ है, तो अब वही रेड शिया जो कि कैरिस से इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ये मतलब जो रेड शिया कैरिसिस है, ये लाल सागर जो कि समस्या है, इसमें जो कि देशों के द्वारा सैन्य कार्रवाई करवाई जाती थी, गाजा हो गया या इजराइल, इन सारे देशों में। तो ऐसा है कि वहाँ पर जो भी व्यापार होता था उससे भी जो कि भारत जो कि झेल रहा था, और एक तरह से व्यापार नहीं हो पा रहा था। एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक नॉर्मली ये है कि देश को लगातार मतलब जो कि सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति मिलती है। जब किसी देश की ऊर्जा आपूर्ति खतरे में पड़ जाती तो अर्थव्यवस्था भी खतरे में, मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी देश को सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति मिलती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। वहीं पर वही जो ऊर्जा है वो खतरे में पड़ जाती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था जो कि अर्थव्यवस्था जो कि घट जाती है। तो ये एक समस्या है। वहीं पर संभावित प्रभाव क्या है या परिणाम क्या है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो भारतीय नागरिकों की जो आवाजाही है प्रभावित होगी, क्योंकि जो भारत के बहुत सारे लोग जो कि खाड़ी देशों में जा कर के
क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, एक तरह से वहाँ पर मजदूरी करते हैं, तो इस तरह आवाजाही बंद हो जाएगी, तो भारत में जो कि बेरोजगारी और अधिक बढ़ जाएगी। और क्या होगा कि व्यापार जो कि चलता है ईरान के साथ में, ये भी प्रभावित हो गया। और दूसरा क्या होगा कि तेल जो कि भारत जो कि मतलब है खरीदता है ईरान से, तो उसकी कीमतें क्या हो सकती हैं, कीमतें बढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ अगर ये देखा जाए कि दोनों देशों के बीच में मतलब रणनीति संबंध, ये भी मतलब इस पर भी थोड़ा-सा असर देखने को पड़ सकता है। कूटनीति स्तर पर भारत की संतुलन बनना होगा। मतलब एक तरह से भारत को ऐसे मतलब है ट्रीट करना होगा ईरान को कि जो कि भारत के जो संबंध हैं वो बिगड़े ना। एक तरह से संतुलन बना कर के कार्य करना होगा। अब न्यूज़ के निष्कर्ष पर आते हैं। तो भारत की जो ट्रैवल एडवाइज़री जो कि एहतियाती कदम है, मतलब एक तरह से ये ऐसे ही कदम लिया गया है अचानक से, परंतु इसके उद्देश्य क्या है, तो इसमें भारतीय जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें। वो मतलब जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें कोई मतलब युद्ध में गतिविधियां में जो कि वो फंसे ना, और भारत में जो कि सुरक्षित जो कि आ जाए, क्योंकि ये हमारे जो मतलब संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी कहा गया है कि भारत या नागरिकों की सुरक्षा जो कि प्राथमिक है। तो भारत की सरकार जो कि नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी, किसी भी आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले तैयार रहेगी अपने नागरिकों को बचाने के लिए। और ईरान की आंतरिक जो कि अशांति और ट्रंप की जो धमकियां हैं, इनको भी स्थिर जो कि बनाएगी भारत, और क्षेत्रीय अस्थिरता का संकेत भी देगी। और इस तरह से क्या होगा कि भारत एक तरह से शांति के लिए मतलब एक तरह से शांति स्थापित करने की कोशिश करेगी। तो अब ईरान में जो ये चल रहा है, जो रेजिम जो कि चेंज जैसे संकेत या एक तरह से नैरेटिव, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो कि चलाए गए हैं, तो क्या मतलब ये चीज़ ख़त्म होती है कि नहीं होती है, या फिर ये और अधिक बढ़ती है, तो ये अगली वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।